अब हमारे गांव में बारिश होगा कि नहीं वो भी नहीं पता। जमीन एकदम सूखा पड़ चुका है और हम लोगों के लायक इस गांव में और कोई दूसरा काम भी नहीं है। अब लगता है हमें कोई दूसरा गांव जाकर कोई काम करना होगा। हाँ, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? किसी दूसरे गांव में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें पहले वहाँ काम ढूंढना होगा। मेरे भाई का बेटा यानी मेरा भतीजा सोमपुर में काम करता है। वो वहां पर एक सेठ के यहाँ रहता है। अगर हम लोग वहां जाते हैं तो वह हमें कोई न कोई काम जरूर दिलवा देगा। मैंने अपने घर में बात कर ली है, तुम अपने परिवार से बात कर लो। हरि और महेश रतनपुर गांव के दो किसान, जो कि अब बारिश न होने के कारण जमीन एकदम सूखा पड़ चुका था और उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं था, इसीलिए वो दूसरे गांव जाने का तैयारी करते हैं। सुनो सुमन, अब नहीं लगता है कि हमारे गांव में बारिश होगा। हरी और मैंने दूसरा गांव जाकर काम करने का सोचा है। ठीक है जी, कम से कम कुछ पैसे तो घर में आएंगे। वैसे आप लोग कब दूसरे गांव के लिए निकल रहे हैं? अब तुमने बोल दिया तो हम लोग कल ही निकलेंगे। बस तुम्हारे जवाब का इंतजार था। हरि और महेश सोनपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों की मुलाकात एक सिद्ध साधु से होती है। बाबा, हम लोग काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोगों पर बहुत कृपा होगी। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। तुम काम के तलाश में जा रहे हो। जहां तुम लोगों को पहला काम मिले वहीं पर काम करना, चाहे काम कैसा भी क्यों ना हो। और किसी की भी वस्तु पर लालच मत करना, ना छल कपट करके अधिकार जमाना। अगर किसी का निजी बात या रहस्य पता चले तो किसी दूसरे को मत बताना। और रास्ते में कोई सिद्ध साधु मिल जाए तो बिना मार्गदर्शन लिए आगे मत बढ़ना। जाओ बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। हरि और महेश बाबा का आशीर्वाद लेकर सोमपुर के लिए निकल जाते हैं। सोमपुर पहुंच के वो लोग देखते हैं एक विशाल हवेली। उसके बाहर सारे घोड़े हैं। उन घोड़ों के साथ एक एक आदमी है जो उनको चारा दे रहा है। भतीजे, हम दोनों काम की तलाश में यहाँ पर आए हैं। अगर तुम्हारे नजर में कोई काम है तो हम दोनों को लगवा दो। आप अच्छे वक्त पर आए चाचा जी। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। मुझे पिताजी ने गांव बुलाया है, तो आप मेरे जगह काम करिएगा जब तक मैं नहीं लौटता हूँ। और मैं आपके दोस्त का भी जाकर सेठ जी से सिफारिश कर देता हूँ। सेठ जी को घोड़े बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर पर बहुत सारे घोड़े रखे थे। हर घोड़े के साथ एक आदमी को रखे थे जो उनको खाना खिलाए, नहलाए और उनका देखभाल करे। सेठ जी, ये मेरे चाचा हैं और ये इनके दोस्त हैं। ये दोनों अपने गांव से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। मैं जा रहा हूँ तो मेरी जगह चाचा काम करेंगे और इनके साथ उनका दोस्त रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम इनको सारी बातें अच्छे से समझा देना। आप लोगों को घोड़े को पानी देना होगा, उनको समय पर खाना देना होगा, उनको नहलाना होगा और अच्छे से उनका देखभाल करना होगा। बस यही सब काम आप लोगों को करना है। हरि और महेश को सारी बातें समझ में आ गई थी कि उनको यहाँ रहकर क्या करना है। अगले दिन से हरि और महेश दोनों ही अपने काम में लग जाते। वो घोड़े को नहलाते, खाना खिलाते। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरि और महेश वहाँ काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। और भाइयों, आप लोगों को काम में मन लग रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, सेठ जी जितने पैसे देते हैं उतने से तुम लोगों का घर चल जाता है? किसी तरह चला लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तुम लोगों को एक राज की बात बताऊं? देखो, यहाँ पे असली कमाई घोड़े को खाना खिला के नहीं, उसका खाना बचा के होता है। हमें जो चना दिया जाता है घोड़े को खिलाने के लिए, हम उस चने में से आधा निकाल लेते हैं और उस चने को हम बेच देते हैं। उससे हमारा कमाई हो जाता है। हम सभी ये काम करते हैं, तुम लोग भी करो, तुम्हारा भी मुनाफा होगा। ये तो बहुत गलत काम है। तुम लोग घोड़े को आधा खाना खिलाते हो। तुम लोग सेठ जी के साथ गद्दारी कर रहे हो। हरी का भतीजा भी ये काम करता है। उसी ने हम लोगों को ये काम करना सिखाया था। इस तरह पैसे कमाने का तरीका सुनकर हरि लालची हो गया। वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसके मन में लालच भर गया था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो हरी? हमें ये सब बातें सेठ जी को बताना होगा।
हम कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हें याद है ना, हमें उस सिद्ध साधु ने क्या बोला था, जहाँ तुमको काम मिला वहीं पे काम कर, चाहे काम भी क्यों ना हो। मैं इन लोगों के साथ हूँ, तुमको ये काम करना है तो करो, वरना तुम अपने घोड़े को पूरा खाना खिलाओ। मैं आज से ही घोड़े को आधा खिलाऊंगा और आधा बचाऊंगा, मुझे भी कमाना है। महेश को सिद्ध साधु की बात याद आ जाती है। दूसरी ओर हरि भी उसका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए महेश चुप हो जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता है।